करियर को आपने परस्यू कैसे किया? बहुत सारे और भी ऑप्शंस थे, व्हाई दिस फील्ड ओनली? ये हमेशा से मेरे दिमाग में था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। एडवांस स्किन ट्रीटमेंट्स में क्या क्या चीजें होती हैं? स्कार रिविजन की बात करूं, आपको एक्ने की वजह से स्कार्स हुए, चिकन पॉक्स के होते हैं, ये सब जो है ये हमारा एडवांस स्किन ट्रीटमेंट्स में आता है। खासतौर पे लेजर की जब हम बात करते हैं, इससे कैंसर हो सकता है, ये हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि लेजर्स की वजह से कैंसर हो रहा है। आई थिंक दिस इज ऑल मिथ। अच्छा, अभी जैसे समर्स हैं, समर्स में सभी बोलते हैं कि आपको सनस्क्रीन जो है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है धूप की किरणें जो आती हैं, सनरेज एंड हीट, दो चीजों की वजह से स्किन जो होती है वो डैमेज होती है। अच्छा, टैटू रिमूवल आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, आई वुड से, क्योंकि टैटू करवाना आसान है, उसको रिमूव करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी। जैसे हेयर की अगर हम बात करें, बहुत सारे हेयर कलर्स मार्केट में आए हैं जो दावा करते हैं कि अमोनिया फ्री हैं। हेयर कलर के साथ अदर देन जो वो बाल खराब करता है, बहुत लोगों को ये नहीं पता कि आपकी स्कैल्प की जो स्किन है उसको भी खराब करता है। फेक लैशेस जो आजकल फीमेल्स करवाती हैं, जब उसको एक्सटेंशंस जिसे हम बोलते हैं, सो क्या आईज पर उसका कोई असर पड़ता है? तो काफी बार आई इन्फेक्शंस होने के चांसेस हो सकते हैं, बट अगर उसको तरीके से किया जाए विद अ गुड क्वालिटी ऑफ ग्लू एंड लैशेस जो यूज कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नमस्कार एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हेल्थ कंपस। आज हमारे साथ एक अवार्ड विनिंग डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने, मैं कहूँगी, एडवांस स्किन, हेयर और बॉडी ट्रीटमेंट्स में कमाल किया है हमारे जम्मू शहर में। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन डॉक्टर पलकी शर्मा। हाय, वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। कांग्रेचुलेशंस ऑन योर अवार्ड विनिंग वर्क। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट, सो मेरा पहला सवाल यही रहेगा आपसे डॉक्टर पलकी कि इस करियर को आपने परस्यू कैसे किया? बहुत सारे और भी ऑप्शंस थे, व्हाई दिस फील्ड ओनली? आई थिंक जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैं स्कूल में ही थी, तब से मेरे फादर चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, सो एक ये आइडिया उनका इम्प्लांटेड था। तो ये हमेशा से मेरे दिमाग में था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है और कुछ ऑप्शन था नहीं, तो इसके अलावा कुछ सोचा नहीं। जब मैं एमबीबीएस में थी तब मुझे लगा कि डर्मेटोलॉजी तो काफ़ी अच्छा ब्रांच है, बिकॉज मैं खुद, मेरे को पर्सनली भी मुझे एक्ने इश्यूज थे। तो जब मैं अपनी, ये होता है ना टीनेज में आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, तो आपको काफ़ी उस टाइम पे एक तो ये भी रहता है बिकॉज यू वांट टू लुक गुड, और ऊपर से एक्ने इतना ज़्यादा होता है तो आप थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो। तो उस टाइम पर मैंने एक डॉक्टर को दिखाया, ही वाज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, और उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, तो उसकी वजह से मुझे साइकोलॉजिकली भी बहुत बेटर लगा, अदर देन फिजिकली। तो फिर मुझे लगा कि ये एक अच्छी ब्रांच है वेयर आई वांट टू एंटर, एंड मुझे हमेशा डर्मेटोलॉजी और एस्थेटिक्स में स्पेशली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। एस्थेटिक्स में जैसे कि ब्यूटिफिकेशन की हम बात करते हैं या फीचर्स एनहांसमेंट की बात करते हैं, तो मेरा हमेशा से उसकी तरफ ज़्यादा रुझाव था। तो फिर मुझे लगा कि ये दिस इज़ अ ब्रांच विच आई लव, जो मुझे लगता है कि मैं पूरी उम्र यही एक काम कर ओके, सो एजुकेशनल बैकग्राउंड भी हम जानना चाहेंगे। यूजुअली डॉक्टर से ऐसे सवाल किए नहीं जाते हैं, बट मुझे लगता है कि जब हम डॉक्टर की एक्सपर्टीज के बारे में बात करते हैं तो सारी चीज़ें मुझे लगता है पता होना चाहिए। सो एजुकेशनल बैकग्राउंड। एजुकेशन मैंने अपना जो 12th तक यहाँ पे, मतलब जो हाई स्कूल वगैरह था, वो मैंने किया है केसी पब्लिक स्कूल जम्मू से। फिर मैंने अपना एमबीबीएस किया था आचार्य श्री चंद्र कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसको मैं स्कॉम्स बोलते हैं, वहाँ से। उसके बाद मैंने थोड़ी देर जॉब की थी नेशनल हेल्थ मिशन के साथ, आई वाज अ मेडिकल ऑफिसर, मैंने थोड़ी देर वहाँ काम किया। फिर बाद में बिकॉज आई वॉन्टेड टू एंटर इन टू एस्थेटिक, तो फिर इसलिए मैंने अपना मास्टर्स किया था इन क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी फ्रॉम कार्डिफ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ऑफ वेल्स, लंदन। तो वहाँ पर मैंने अपना जब मास्टर्स खत्म किया, उसके बाद मैंने फेलोशिप करी फ्रॉम लंदन एस्थेटिक स्कूल और हार्ले अकेडमीज, ये 2 अकेडमीज थी फ्रॉम लंदन इटसेल्फ, मैंने वहाँ से करी। और फिर उसके बाद जितनी काफ़ी सारी आपको फेलोशिप्स करनी पड़ती हैं जब आप एस्थेटिक्स में हो, तो फिर काफ़ी बार कभी जर्मनी से, कभी थाईलैंड से, अलग अलग जगहों से, फिर इंडिया में मैंने दिल्ली से और बॉम्बे से किया था। उसके बाद जाके इतना सब पढ़ाई करके फिर जाके फिर मैंने जम्मू में अपना क्लिनिक खोला। ओके, और यही रीज़न था आपसे सवाल पूछने का कि हम हमारी व्यूअर्स को बताना चाहते थे कि डॉक्टर बनना आसान नहीं होता है। जब भी आप किसी फील्ड में स्पेशलिस्ट बनते हैं तो उसके पीछे बहुत हार्डवर्क होता है। और आज हम बात करेंगे एडवांस्ड स्किन, बॉडी एंड हेयर ट्रीटमेंट की। आप इसे स्टार्ट करते हैं कि एडवांस स्किन ट्रीटमेंट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और जैसे कि आजकल बहुत सारी चीज़ें मार्केट में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनको लेकर बातचीत करेंगे, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। जब हम एडवांस स्किन ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें मोस्टली आजकल एस्थेटिक और कॉस्मेटिक आता है। सो डर्मेटोलॉजी, जैसे आपको पता है कि उसमें क्लिनिकल इन्फेक्शंस वगैरह जो होती थी हम उनको ट्रीट करते थे, बट एस्थेटिक में हम ब्यूटिफिकेशन की बात करते हैं, फीचर एनहांसमेंट की बात करते हैं, अदर देन जस्ट ब्यूटी, इसमें स्कार रिविजन्स भी होते हैं। सो इसमें कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स आते हैं, जैसे कि अगर मैं स्कार रिविजन की बात करूँ, आपको एक्ने की वजह से स्कार्स हुए, चिकन पॉक्स के होते हैं, किसी एक्सीडेंटल सर्जरी के होते हैं, या किसी को एक्सीडेंट में जो स्कार्स हो गए उसकी वजह से होते हैं, या किसी सर्जरी की
वजह से होते हैं, तो उनको भी हम रिफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सब जो है ये हमारा एडवांस स्किन ट्रीटमेंट्स में आता है। दूसरा जो इसमें होता है वो है लेजर हेयर रिडक्शन। लेजर्स के साथ हम कितना काम करते हैं। सो लेजर से आजकल सिर्फ हम अनवांटेड हेयर रिमूव नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ हम स्किन को रेजुविनेट भी कर रहे हैं। सो अगर आप एंटी एजिंग की बात करें, अननेचुरल एजिंग की बात करें या ग्रेसफुल एजिंग की, तो वो सब भी हमारे एडवांस स्किन प्रोसीजर्स में आता है। जब हम हेयर की बात करते हैं तो हेयर में हेयर रेस्टोरेशन की बात आती है, जैसे कि अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, दवाइयां काम नहीं कर रही, तो फिर हम लोग ग्रोथ फैक्टर थेरेपी, एक्सोसोम थेरेपी, हेयर ट्रांसप्लांट, इस सब में जाते हैं। ऑलराइट, अभी जैसे आपने कुछ ट्रीटमेंट्स के नाम लिए, बहुत सारे लोगों को, जैसे ले मैन लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो रिस्क की जो चांसेस है लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा है, खासतौर पे लेज़र की जब हम बात करते हैं, चाहिए इससे कैंसर हो सकता है, ये हो सकता है। थोड़ा सा मैं चाहूँगी ये मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में हम बात करें। ओके, लेजर्स अब एस्थेटिक इंडस्ट्री में इट्स बिन मोर देन 40 इयर्स। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हर साल उसमें रिसर्च हो रही है और हर आई थिंक दूसरे या तीसरे महीने कुछ ना कुछ नया आ जाता है। सो इवन हम लोगों को भी वी हैव टू बी ऑन आवर टोज कि अब कुछ नया सीखना है, अब कुछ नया आ गया है। तो ऐसा नहीं है कि लेजर्स की वजह से कैंसर हो रहा है। आई थिंक दिस इज ऑल मिथ, क्योंकि लोगों को कुछ भी नए ट्रीटमेंट के साथ यही लगता है कि इसकी वजह से कैंसर हो सकता है, जबकि कैंसर आपको आपके लाइफस्टाइल की वजह से सबसे मेजर हो रहा है। अगर देखा जाए सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब, स्ट्रेस लेवल्स हाई, इन सब की वजह से ये मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है। लेकिन हम लोग वो सबको छोड़ के जो भी कुछ हमें बाहर से कुछ मिल रहा है कि कोई मेडिसिन हो गई, कोई दवाई हो गई या लेजर्स हो गए, तो ये एक मिथ है, इसकी वजह से ऐसा नहीं होता है। लेजर्स के साथ दूसरा मिथ ये रहता है कि इससे स्किन और खराब हो जाती है। सी, अगर आप किसी ट्रेन प्रोफेशनल से करवा रहे हो जिनको लेजर के बारे में पता है, तो लेजर इज अ फॉर्म ऑफ लाइट जिसकी कुछ एक वेवलेंथ निकलती है जो डिफरेंट पार्ट्स को टारगेट करती है। यानी कि कोई चीज आपके बालों को, रूट फॉलिकल को टारगेट करेगी, कोई आपके स्किन के पिगमेंट को टारगेट करती है, कोई वाटर मॉलिक्यूल्स को जो आपके स्किन के अंदर होता है उसको टारगेट करता है, कुछ आपकी ब्लड वेसल्स को टारगेट करता है। तो लेजर इज अ ब्रॉड टर्म, उसके अंदर बहुत डिफरेंट टाइप के लेजर्स आते हैं। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम लेज़र करवा रहे हैं तो वो एक प्रॉपर प्रोफेशनल होना चाहिए। जैसे कि हमारे क्लिनिक में डॉक्टर्स या थेरेपिस्ट ही करते हैं, तो अंडर द सर्विलेंस ऑफ अ डॉक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको लेजर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इक्विपमेंट्स की अगर बात करें तो लेजर के लिए जो खास तौर पे कुछ खास हैं आपके पास, हमने सुना है कि जम्मू में आई थिंक यूके बेस्ड या यूएस बेस्ड, मैंने जो सुना है वो सारे इक्विपमेंट्स वैसे हैं, क्या डिफरेंस है इनमें? हाँ, जो मेरे पास हैं वो सारे के सारे आइदर यूएस, जर्मनी या इसराइल बेस्ड हैं। इनमें फ़र्क ये आता है क्योंकि आपको भी पता है कि अब चाइना मार्केट जो हम बोलते हैं ना, चाइनीज़ मार्केट, जो जिस तरीके की रहती है, चीज़ें थोड़ी सस्ती बनाते हैं वो, तो उसकी वजह से उसकी जो क्वालिटी होती है वो उतनी बेटर नहीं होती जितनी यूएस बेस्ड या जर्मनी बेस्ड या इसराइल बेस्ड इन, क्योंकि इनका जो बनाने का तरीका है वो ऐसा होता है कि स्टडी एंड सेफ, और ये सारा यूएस एफडीए गाइडलाइंस के अंदर बनता है, यानी कि एक सेफ्टी प्रोफाइल को मेंटेन करके। जबकि बहुत सारी मशीन्स आजकल ऐसी बनती हैं जो कि सेफ्टी प्रोफाइल को मेंटेन नहीं कर रहे होते हैं, जस्ट प्राइसिंग को कम करने के लिए वो बन जाते हैं। उसकी वजह से काफ़ी बार जो हमें लेजर से एक वेवलेंथ चाहिए होती है वो निकलने के बजाय थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलती है, जिसकी वजह से आपको डैमेज, स्किन को डैमेज हो सकता है। तो मतलब ये बहुत सीरियस टॉपिक है। आई थिंक जैसे हर जगह होता है ना कि काउंटरफिट्स होते हैं और डुप्लीकेट्स होते हैं, लेकिन लोगों को अफोर्डेबिलिटी की वजह से वो उसकी तरफ उनका ज्यादा झुकाव होता है कि ये अफोर्डेबल है तो हम ये करवा लेते हैं, बट सेफ्टी प्रोफाइल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हमारे पास जो मशीन्स हैं ये सारी यूएस एफडीए अप्रूव्ड हैं, इनके ऊपर 10-10, 20-20 साल तक का रिसर्च किया गया है, उनके अपग्रेडेड मॉडल्स लाए गए हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, रिजल्ट अच्छा आता है और सेफ्टी प्रोफाइल भी मेंटेन रहती है। ऑलराइट, अच्छा, अभी जैसे समर्स हैं, समर्स में सभी बोलते हैं कि आपको सनस्क्रीन जो है वो अप्लाई करना चाहिए एवरी आई थिंक 2 आवर्स में हमें अप्लाई करना चाहिए। मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप वो भी ब्रीफ करें कि कौन सा SPF कितना होना चाहिए और कैसे उसको यूज़ करना चाहिए। ओके, तो सनस्क्रीन में देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है धूप की किरणें जो आती हैं, सनरेज एंड हीट, दो चीज़ों की वजह से स्किन जो होती है वो डैमेज होती है। आपका एक तो पिगमेंटेशन तो ज़रूर आता है, पर आपकी स्किन की जो क्वालिटी या जो DNA होता है उसको भी डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको प्रीमेच्योर एजिंग आ सकती है, स्किन के ऊपर फ्रेकल्स, तिल्ली, पिगमेंटेशन आती है। और बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि जो स्टूडियो लाइट्स में काम करते हैं, जैसे कि आपका स्टूडियो है या जो ज्वेलरी स्टोर्स हैं या जो ब्यूटिशियंस हैं जिनका हमेशा स्टूडियो लाइट
अंदर रहता है, तो उनका भी हाई एक्सपोजर रहता है टुवर्ड्स लाइट्स। तो जिनका हाई एक्सपोजर है टुवर्ड्स लाइट्स, उनको भी सनस्क्रीन यूज करना बहुत जरूरी है। द रूल इज आपको 2 फिंगर यूनिट यूज करना है, यानी कि इतने में पूरे जितना आपका सनस्क्रीन आएगा वो, विद SPF यानी कि सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला ऑफ 30 एंड अबव। हमारी स्किन टोन के लिए 30 एंड अबव चाहिए होता है हमें। सो 30, 40, 50 आप कोई भी यूज कर सकते हैं विद PA फैक्टर, उसके ऊपर एक PA लिखा होता है, प्लस प्लस प्लस, करेक्ट। सो प्लस 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 और 4 टाइम्स प्लस। तो ये आपको बेसिक रखना है। दूसरी चीज है कि आप हाइब्रिड सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। हाइब्रिड का मतलब होता है जिसमें केमिकल और जो मिनरल्स होते हैं, दोनों चीजें होती हैं। तो मिनरल सनस्क्रीन एंड केमिकल सनस्क्रीन टुगेदर। लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, बहुत लोग बोलते हैं कि सनस्क्रीन लगाया फेस लाल हो गया, फेस के ऊपर इरिटेशन हो गई, तो आप मिनरल सनस्क्रीन यूज कीजिए। ऑलराइट, सो मुझे लगता है ये भी बहुत अच्छी बात आपने बताई। नॉर्मली क्या होता है, मार्केट में हम जाते हैं, सनस्क्रीन परचेज करते हैं और बस उसे अप्लाई कर लेते हैं, बट इसके पीछे की जो हिस्ट्री है मुझे लगता है आपने बहुत अच्छे से बताया। अब हम बात करेंगे हेयर की। जैसे बहुत सारे आपने पहले ही बताया कि हेयर फॉल का भी आपके यहाँ पर ट्रीटमेंट है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि किस एज के लोग उसे करवा सकते हैं और किस एज के लोगों को नहीं करवाना चाहिए। हेयर फॉल का सबसे पहले तो आई थिंक रीजन जानना बहुत जरूरी होता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, ब्लड आपके अगर ब्लड में आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हैं, हेमोग्लोबिन लो है, विटामिन D, B12, आयरन की कमी है, तो उसकी वजह से हेयर फॉल होता है। दूसरा हेयर फॉल होता है अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ही आपको है, तो जैसे कि अगर आपके फादर को था या मदर वाली साइड है तो आपको हेयर फॉल होगा। अगर आपको कोई स्कैल्प इन्फेक्शन है तो हेयर फॉल हो सकता है। स्ट्रेस लेवल्स की वजह से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। आजकल बच्चों में देखा गया है कि जब उनके एग्जाम्स होते हैं तो बाल बहुत झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अभी जो हम लेटेस्ट देख रहे हैं ट्रेंड वो ये है कि 16, 17, 25 साल के जो लड़के हैं या लड़कियां हैं उनमें बहुत हेयर फॉल हो रहा है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। सो एक ये रीजन होता है। इनके लिए जो हमारे बेसिक ट्रीटमेंट्स होते हैं वो यही है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को ठीक करो, मल्टीविटामिन लो, और कुछ सिरम्स होते हैं जो कि हम एप्लीकेशन के लिए देते हैं। अगर ये काम नहीं कर रहा है या आपका हेयर फॉल ज्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से आपको ये दिख रहा है कि आपके बाल जो है वो थोड़े, आपका जो हेयर लाइन है वो पीछे चला गया या कहीं पे बॉल्ड पैचेस दिख रहे हैं, तो उसमें फिर ट्रीटमेंट्स लाते हैं, जैसे कि PRP होता है, ग्रोथ फैक्टर थेरेपी है। अब नए ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जिसमें हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स इंजेक्ट करते हैं, या हम लोग एक्सोसोम थेरेपी, ये बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड है। पिछले साल से इंटरनेशनली स्टार्ट हुआ है और इंडिया में अब अवेलेबल है इस साल से। तो एक्सोसोम थेरेपी इज ऑल्सो अ न्यूअर ट्रेंड, जिसमें क्या होता है कि वो आपकी बॉडी से हमें कुछ नहीं चाहिए होता है। अगर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, थायराइड का इशू है, या आप डायबिटिक हैं और आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो उनमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। ऑलराइट, सो जैसे स्किन इन्फेक्शंस की अब बात करते हैं कि डैंड्रफ, ये सारी चीज़ें भी बहुत कॉमन होती हैं, सो उसके ऊपर आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? समर्स में काफ़ी कॉमन होता है डैंड्रफ, और फंगल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होती हैं, और एलर्जीज होना भी काफ़ी कॉमन होती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि आपको हाइजीन मेंटेन करना है। अगर आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आती है तो एटलीस्ट दिन में 2 बारी आपको बाथ कर लेना है। अगर आप जिमिंग करते हैं या वर्कआउट करते हैं, सो मैं हमेशा बोलती हूँ कि इमीडिएटली आफ्टर आपने जिमिंग किया है या वर्कआउट के बाद अपने बाल भी धोइए। प्लेन वाटर से आप धो सकते हैं, साबुन आप दिन में 1 बार ही लगाइए, पर एटलीस्ट हाइजीन रखना बहुत जरूरी है। स्वेटी कपड़ों में ना रहिए। कॉटन जैसे लूज लिनन क्लोथिंग होती है वो कपड़े, सिंथेटिक कपड़ों को थोड़ा अवॉइड कीजिए इन समर्स, तो ये जरूरी होता है। एंड अगर आपको कोई डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो एक एंटी डैंड्रफ या मेडिकेटेड शैम्पू आपको यूज करना चाहिए। घर के नुस्खे आपके काम करते हैं डैंड्रफ पे, लेकिन वो डैंड्रफ को रोकने के लिए काम करते हैं। जब आपको एक एक्टिव इन्फेक्शन हो गई है, यानी कि आपको डैंड्रफ है, तो उस टाइम पे एक मेडिकेटेड शैम्पू जैसे कि 2% ऑफ कीटोकेनोजोल या ZPTO बेस्ड शैम्पू आपको यूज करना चाहिए। और मेंटेनेंस के लिए आप घर के नुस्खे कर सकते हैं। आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हेयर की अगर हम बात करें, बहुत सारे हेयर कलर्स मार्केट में आए हैं जो दावा करते हैं कि अमोनिया फ्री हैं, तो क्या वो एक्चुअल में अमोनिया फ्री होते हैं, और अगर नहीं होते हैं तो उनका क्या साइड इफेक्ट होता है? अच्छा, हेयर कलर के साथ अदर देन जो वो बाल खराब करता है, बहुत लोगों को ये नहीं पता कि आपकी स्कैल्प की जो स्किन है उसको भी खराब करता है। सो इसमें केमिकल्स होते हैं, और बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि उनको हेयर कलर या डाई जो होते हैं उसकी वजह से एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से स्कैल्प के ऊपर भी एलर्जी हो जाती है, रेडनेस आ जाती है, और डैंड्रफ की तरह कुछ फ्लेक्स दिखते हैं जिसको हम सेबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, वो हो जाता है, यानी कि स्कैल्प की स्किन की एलर्जी। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि ये कुछ लोगों को बिल्कुल यहाँ तक नीचे तक जाती है, आंखों तक जाती है, कानों में स्वेलिंग हो जाती है, गर्दन पे स्वेलिंग हो जाती है।
सो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो सिर्फ आपको अमोनिया फ्री हेयर कलर नहीं चूज करना है, आपको देखना है कि वो पीपीडी फ्री हेयर कलर भी होना चाहिए। तो पीपीडी एक तरीके का केमिकल होता है जो आपके बालों में ना पोरस कर देता है बालों को, जिसकी वजह से जब हेयर का डाई लगता है उसके ऊपर तो डाई अंदर चला जाता है और आपका कलर जो होता है वो लॉन्ग स्टेइंग होता है। सो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम हो रही है देन ऑप्ट फॉर कलर्स विच आर अमोनिया फ्री तो जरूर, लेकिन पीपीडी फ्री। ओके, ये इन्होंने बात बिल्कुल सही कही कि जब वो स्टार्ट होने से पहले आप कर सकते हैं, बट एक बार जब इन्फेक्शन हो गई है, आपको प्रॉब्लम हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि आपको डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, टैटू रिमूवल आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, आई वुड से कि लोग बनवा तो लेते हैं बट उसके बाद उसे रिमूव करवाने के लिए कहीं पे भी चले जाते हैं। तो मैं चाहूँगी उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या वो करवाना चाहिए, अगर करवाना भी है तो क्या प्रोसेस रहता है उसका। मैं जितने मेरे पेशेंट्स आते हैं फॉर टैटू रिमूवल, मैं उनको यही बात बोलती हूँ कि टैटू करवाना आसान है, उसको रिमूव करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड देन ऑब्वियसली जितना टैटू की प्राइसिंग नहीं होती है उतनी रिमूवल की प्राइसिंग चली जाती है, बिकॉज सेशंस आपको लगते हैं उसमें 6 और 8। डिपेंड करता है टैटू कितना बड़ा है। कलर टैटू उसको रिमूव करना स्लाइटली डिफिकल्ट होता है, उसके लिए 2-3 टाइप के लेजर्स की जरूरत होती है। हमारे पास है ग्रीन टैटू, रेड टैटू एंड ब्लैक टैटू हम रिमूव कर सकते हैं। पर अगर उसमें येलो कलर है या ऑरेंज कलर है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपका टैटू जो है उसका पिगमेंट बहुत डीप है तो भी वो ज्यादा टाइम लेगा रिमूव होने में। अगर आपका टैटू जो है वो ऊपर की तरफ उसका पिगमेंट है यानी कि लाइट है तो वो जल्दी रिमूव हो जाता है। टैटू रिमूवल में आपको कम से कम 6 से 8 महीने लगेंगे। उसके बाद एक छोटी सी गोस्ट इमेज बोलते हैं हम, वो रह जाती है, यानी कि हल्का हल्का दिखेगा। तो या तो आप उसके ऊपर दोबारा टैटू बना सकते हैं या अगर आपको परमानेंटली उसको रिमूव करना है तो फिर हम लेजर, ऑफ कोर्स अगेन दूसरा लेजर यूज करेंगे जिसकी वजह से हम वहाँ पे उस पिगमेंट को जला देंगे। ओके, आई मीन ये बहुत ऑनेस्ट आंसर था, अदरवाइज मुझे लगता था कि बिल्कुल कंप्लीटली ये वैनिश हो जाता है। ऑलराइट, अब आपसे जानूंगी कि जैसे फीचर्स की हम बात कर रहे थे कि आपके इन्हांस करते हैं जब हम फीचर्स की, तो वो भी बहुत मुझे लगता है बॉलीवुड में तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है, हमारे जम्मू में लोगों को बहुत कम नॉलेज है इसके बारे में। तो जितनी भी इस वक्त ब्राइड टू बी देख रही हैं उन्हें आप क्या टिप्स या फिर क्या बताना चाहेंगी? मुझे लगता है जैसे कि हमारा आप भी जानते हो कि प्री ब्राइडल अब बहुत चेंज हो गया है। पहले लोगों को लगता था फेशियल करा लिया, ब्लीच करा लिया और ये हमारा प्री ब्राइडल है। हमारे टाइम पे तो यही था पर अब जो है अब बहुत चेंज हो गया है। अब जैसे हमारे पास ब्राइड्स आती हैं तो उनको जैसे कि एक्ने स्कार्स की प्रॉब्लम होती है, हम वो करेक्ट करते हैं। अगर लेजर हेयर रिडक्शन चाहिए होता है तो 6-8 महीने पहले हम वो स्टार्ट कर देते हैं ताकि बॉडी पे अनवांटेड हेयर ना रहे। अगर आपको फेस पर एक्स्ट्रा बल्क है या फैट है या तो उसको रिमूव करने का भी तरीके होते हैं, हम वो भी करवाते हैं। जैसे डाइट मॉडिफिकेशन के साथ में देयर इज अ ट्रीटमेंट कॉल्ड एज हाइफू, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। एब्सोल्युटली सेफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जो फेस पे एक्स्ट्रा बल्क है वो रिमूव हो जाता है। फिर फेस पे एक्स्ट्रा बाल के लिए ऑफ कोर्स लेजर हेयर रिडक्शन होता है। देन कम की बात आती है कि अगर ट्रीटमेंट्स की अगर किसी को अपने फीचर्स इन्हांसमेंट की बात हम कर रहे हैं तो फीचर्स का मतलब हो गया जैसे कि लिप फिलर्स डालने की जरूरत है, कहीं पे अगर लिफ्टिंग की जरूरत है, यहाँ पर चीक्स वगैरह, चीक बोन को अगर लिफ्ट करना है वो कर सकते हैं, बट एवरीथिंग हैज टू बी डन मॉडरेटली। मेरा ये मानना है कि आप अपने जैसे ही दिखिए, बस जस्ट स्लाइटली बेटर वर्जन, स्किन क्वालिटी बेटर कीजिए। अगर कोई चीज है जैसे कि अगर आपका नोज, किसी का डिविएटेड नेजल सेप्टम होता है तो थोड़ा नोज का अगर प्रॉब्लम है हम उसको ठीक करते हैं, हम लिप्स को हल्का हल्का ठीक करते हैं, चीक्स वगैरह इंप्रूव करते हैं। और इफ यू हैव किसी के आईब्रोज नीचे की तरफ गिरे होते हैं तो उनको थोड़ा सा लिफ्टिंग की जाती है। एंड दीज आर ऑल टेम्पररी ट्रीटमेंट्स, ये परमानेंट नहीं होते हैं, थोड़े महीने के लिए आपको रहते हैं, उसके बाद आपके पहले जैसे फीचर्स ही आते हैं। सो हम लोग यही बोलते हैं कि नेचुरली, जितना नेचुरल लगो, जितना अपने आप का ही बेस्ट वर्जन लगो, दैट इज इम्पोर्टेंट। पूरा अपना फेस चेंज करने की जरूरत नहीं। अच्छा, एक और सवाल मेरे मन में था, फेक लैशेस जो आजकल फीमेल्स करवाती हैं जब उसको एक्सटेंशंस जिसे हम बोलते हैं, सो क्या आईज पर उसका कोई असर पड़ता है? जनरली जैसे मैंने बोला कि अगर वो तरीके से करवाया जाए विद अ प्रॉपर, जिनकी ट्रेनिंग हुई है, तो क्योंकि उसमें वो ग्लू वगैरह यूज करते हैं, राइट, तो काफी बार आई इन्फेक्शंस होने के चांसेस हो सकते हैं। बट अगर उसको तरीके से किया जाए विद अ गुड क्वालिटी ऑफ ग्लू एंड लैशेस जो यूज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम, तो चांसेस कम हो जाते हैं। तो चांसेस कम हो जाते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच। जाने से पहले एक और सवाल है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पहली बार जब ट्रीटमेंट के बारे में सुनते हैं तो एक डर होता है कि नहीं, हम नहीं ट्राई करने वाले। सो उन न्यू यूजर्स के लिए या जो कस्टमर्स हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर नॉलेज रखना, क्योंकि आजकल गूगल की वजह से और इंटरनेट की वजह से सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले देखिए कि जो भी हम ट्रीटमेंट की अगर आपसे बात कर रहे हैं, क्या डू यू अग्री टू दैट, आपको क्या अंदर से आवाज़ आ रही है कि आपको ये करवाना है।
सेकंड की जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, क्योंकि मैंने ये बहुत कॉमनली देखा है, पहले बाहर बहुत ज़्यादा देखा था बॉम्बे दिल्ली में, बट जम्मू में भी अब ऐसा हो गया है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ एस्थेटिक क्लिनिक्स। तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर का क्वालिफिकेशन, दूसरी चीज़ कि उनके पास किस तरीके की मशीनरी है, वो क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उनसे पूछिए। जिसने अच्छी इन्वेस्टमेंट करी होगी वो खुश होकर बताएगा कि ये मैंने आपके लिए ये लाया हुआ है। सो आई थिंक आस्क योर डॉक्टर, एक प्रॉपर कंसल्टेशन, बस 2 मिनट की या 5 मिनट की मत कीजिए विद द डॉक्टर, सिट देयर, उनसे हर एक चीज़ पूछिए कि ये कौन सा लेजर है, कहाँ से लाया गया है, क्या ये FDA अप्रूव्ड है, क्या मैं इसका नाम जान सकती हूँ, क्या मैं इसे गूगल कर सकती हूँ, इस तरीके के क्वेश्चंस, क्योंकि उसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि कोई चीज़ आपके साथ गलत नहीं होगी। क्योंकि बहुत जगह पे ऐसे, मैंने भी खुद यहाँ जम्मू में मैंने बहुत केसेस ऐसे देखे हैं कि उनको पता नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ है, उनको किस तरीके की दवाई दी गई है, किस तरीके की मेडिसिन एप्लीकेशन के लिए दी है। बट जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और आप कंसल्टेशन फीस दे रहे हैं, तो आपका पूरा हक बनता है सब कुछ जानना। सो आई थिंक कंज्यूमर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। वाह, मुझे लगता है इतना अच्छा मैसेज हमारे व्यूअर्स को आपने दे दिया है, तो डेफिनेटली आपको ये ध्यान देना चाहिए और ज़रूर सुनना चाहिए। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर पलकी, आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन थी मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स तक पहुंच गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। सो ये थी हमारे साथ डॉक्टर पलकी, जिन्होंने आज एडवांस स्किन, बॉडी एंड हेयर पर बातचीत की। एंड आई एम श्योर जितने भी टिप्स इन्होंने दिए हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ इन्होंने साझा की है, वो ज़रूर आपके काम आने वाली है। अगले हफ्ते एक और टॉपिक पर एक और डॉक्टर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें एंड कीप वॉचिंग स्टेट टाइम्स।